प्रिय विद्यार्थियों और मेरे परम साथियों, आज मैं आपको हिंदी में एक निमेटोड पढ़ाने जा रहा हूँ। 5 निमेटोड्स पढ़ाऊंगा जो कि पैथोजेनिक हैं, यानी कि रोगजनक हैं, जिसमें से पहला ले रहा हूँ ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इससे पहले मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे पधारने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जो भी निमेटोड्स होंगे उनको टुकड़ों में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन लेंगे, उसके बाद में उसका कॉमन नेम कोई है तो कॉमन नेम लेंगे, उसके बाद में उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कहाँ कहाँ पाया जाता है, वितरण कहाँ कहाँ होता है, ठंडे प्रदेशों में होता है, गर्म प्रदेशों में होता है, कहाँ होता है, और उसके बाद में मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद में जीवन चक्र या लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और उसके पश्चात इससे होने वाली रोगजनकता के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी यानी रोग उत्पन्न हो गया तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो निदान पढ़ेंगे, डायग्नोसिस बोलते हैं। डायग्नोसिस या निदान। रोग है तो उसकी थेरेपी या ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के पश्चात बचाव के तरीके, प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिकॉशंस, सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए, तो इनको टुकड़ों में अपन पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, आप एक बार सुन लोगे आपकी अवधारणाएं एकदम क्लियर हो जाएंगी, मेरा वादा है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस लंबी लाइन से लिया है, कोई गलत मत निकालना, जबकि लाइन आती नहीं है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस की नीचे अंडरलाइन नहीं होती क्योंकि ये जीनस और स्पीसीज हैं, भूलवश आ गया होगा। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, ड्रैकनकुलस जीनस है, मेडिनेंसिस स्पीसीज है। क्लासिफिकेशन लेते हैं, फाइलम है निमेटोडा। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट निमेटोडा फाइलम मानते हैं और कुछ टैक्सोनॉमिस्ट इसको एस्क हेलमिंथीज मानते हैं, और कुछ टैक्सोनॉमिस्ट या वर्गीकी विज्ञ सुपरफाइलम मानते हैं एस्क हेलमिंथीज को। इस कंट्रोवर्सी को, इस विवाद को खत्म करने के लिए फाइलम निमेटोडा को स्वीकार किया गया। अधिकांश वर्गीकी विज्ञों के मुताबिक निमेटोडा ही असली समुदाय होता है। फिर क्लास आती है, इसमें 2 क्लासेज होती हैं, ए फाजमिडा और फाजमिडा। फाजमिडा कारण क्या है, फाजमिड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसकी 2 क्लासेज बनाई हैं निमेटोडा में। फाजमिड जो होता है वो कोडल रीजन या पुच्छीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक स्वेदांग होता है जो संभवतः किमो रिसेप्टर या रसोग्राही की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा नाम है ससरनेंटिया। ऑर्डर ड्रैकनकुलोइडिया, या अकॉर्डिंग टू आर एल कोटपाल की पुस्तक के मुताबिक स्पाइरुलिडा भी इसका ऑर्डर नाम है, ऑर्डर का नाम है। जीनस ड्रैकनकुलस होगा, स्पीसीज मेडिनेंसिस होगा। स्पीसीज में ध्यान रखना, ये स्मॉल लेटर से चालू करनी है। कॉमन नेम गिनी वर्म, सरपेंट वर्म या मदीना या ड्रैगन वर्म, 4 नाम से इनको पुकारा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्राचीन बिब्लिकल समय से ही इस कृमि के बारे में खोजबीन जारी है। बाइबिल काल के समय से ही इस कृमि के बारे में खोज आज तक जारी है। गैलेन ने 130 से 200 एडी, एनो डोमिनी, एडी और बीसी 2 होती हैं, बिफोर क्रिस्ट और एनो डोमिनी, तो एडी बढ़ते हुए क्रम में चलेगा। 130 से 200 एडी ने A.D आना चाहिए वैसे, ने इससे किसने, गैलेन ने इससे होने वाले रोग को ड्रेंकोइटाइसिस नाम दिया था। जबकि अरब का चिकित्सक था, अरब कंट्रीज का चिकित्सक जो था एविसेना, 980 से 1037 एडी ने इस परजीवी को मेना मदीना नाम दिया था, क्योंकि मदीना में ये बहुतायत रूप से पाया जाता था। मदीना सऊदी अरेबिया के अंदर पाए जाने वाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, शहर है, जिसको मैसेंजर ऑफ गोल्ड के नाम से भी पुकारा जाता है।
ये मदीना अरब कंट्रीज में यानी सऊदिया अरब में पाई जाने वाली सिटी का नाम है। वहाँ ये अधिकांशतया बहुतायत रूप से अबंडेंटली पाया जाता था, इसलिए इसका नाम रखा गया वेना मदीना। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कहाँ कहाँ होगा? शुष्क प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों का मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक प्रदेश यानी कंट्रीज होती हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब और पश्चिमी या पश्चिम अफ्रीका इत्यादि। ये शुष्क प्रदेश या कंट्रीज होती हैं, यहाँ ये मैक्सिमम पाया जाता है। नेक्स्ट, हैबिट एंड हैबिटाट, स्वभाव कैसा होगा और आवास कैसा होगा। आवास के बारे में बता दूं कि निमेटोड्स डाइजेनेटिक भी होते हैं, मोनोजेनेटिक भी होते हैं। डाइजेनेटिक होते हैं तो प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य है और द्वितीय प्रपोषी कोई न कोई नॉन कोडेट है, और मोनोजेनेटिक एक प्रपोषी है तो सदैव प्रपोषी एकल होगा और वो मनुष्य होगा। पांचों जो 5 निमेटोड पढ़ाऊंगा मैं, पांचों निमेटोड मनुष्य के परजीवी हैं, और मनुष्य में एक प्रत्येक निमेटोड एक मुख्य रोग और कई साइड इफेक्ट्स और उत्पन्न करते हैं। ये डाइजेनेटिक है यानी द्विप्रपोषी है। प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य होगा जिसमें इसके वयस्क निवास करते हैं, और द्वितीय प्रपोषी जिसमें इसकी भ्रूण रहते हैं, भ्रूण निवास करते हैं, वो होगा स्वच्छ जल में पाए जाने वाला आर्थ्रोपोडा क्लास के अंदर, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर पाए जाने वाली क्रस्टेशिया क्लास के अंदर पाए जाने वाला एक जंतु होता है साइक्लोप्स, जिसको हस्बैंड ऑफ 100 वाइव्स, 100 पत्नियों का पति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह स्वच्छ जल में पाए जाने वाला साइक्लोप्स जो होता है वो लगभग सैकड़ों परजीवियों के लिए मध्यस्थ प्रपोषी या वाहक या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में कार्य करता है, सेकेंडरी होस्ट के रूप में कार्य करता है। तो प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य जिसमें इसके वयस्क निवास करते हैं, द्वितीय प्रपोषी जिसमें इसके भ्रूण निवास करते हैं, वो स्वच्छ जलीय साइक्लोप्स होगा और क्रस्टेशियन है। अतः ये डाइजेनेटिक, फैकल्टेटिव बोलेंगे डाइजेनेटिक क्योंकि ये विकल्पी है, प्राथमिक और द्वितीय दो प्रपोषी हैं, इसलिए विकल्पी परजीवी है। और अंतः परजीवी है यानी शरीर के अंदर पाया जाने वाला परजीवी है तो एंडोपैरासाइट होता है, यानी द्विप्रपोषीय विकल्पी अंतः परजीवी होता है। वयस्कर्मी मानव में बाहों में, कंधों में और टांगों के गहरे ऊतकों जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यूज में निवास करते हैं, यानी बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस पाई जाती है उसके अंदर, नीचे की ओर जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर निवास करते हैं। मनुष्य में क्या रोग उत्पन्न करता है? गिनी वर्म डिजीज या ड्रैकनकुलोसिस, और कुछ लोग इसको ड्रैकनकुलियासिस नामक रोग भी बताते हैं। कुछ टैक्सोनोमिस्ट ने अपनी पुस्तकों के अंदर ड्रैकनकुलियासिस नाम दिया है, वैसे ड्रैकनकुलोसिस ही सही होता है या गिनी वर्म डिजीज होता है। ये 2 नंबर का प्रश्न या छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस से होने वाले रोग का नाम लिखिए। मॉर्फोलॉजी, ये तंतु रूपी चमत्कारी परजीवी, तंतु रूपी फिलामेंटस होता है और मनुष्य में पाए जाने वाला सबसे बड़ा गोल परजीवी है, क्योंकि निमेटोड जो थनीपी होते हैं या एस्केलमेंथीज सुपर फाइलम में जो टैक्सोनॉमिस एस्केलमेंथीज कहते थे वो राउंड वर्म्स कहलाते हैं, गोल परजीवी होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, नर और मादा दोनों भिन्न भिन्न साइज की होंगी, भिन्न भिन्न संरचनाएं उपस्थित होंगी लगभग, इसलिए लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। नर की संख्या कम, यानी भारत में मनुष्य में केवल एक बार देखा गया है। नर मादा से छोटा होता है। नर की, अब देखिए नगर की लिख दिया, सॉरी, नर की लंबाई 12 से 30 मिलीमीटर होगी,
नगर नहीं है, ये नर है। हिंदी में टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। नर की लंबाई 1230 मिलीमीटर और मोटाई या व्यास डायमीटर 0.4 मिलीमीटर। मादा में गुदा द्वार व नर में क्लोएका पाया जाता है। मादा की लंबाई देखिए आप, 70 से 120 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर तक लंबाई होती है और 1 से 1.7 मिलीमीटर डायमीटर या व्यास या मोटाई होती है। इसका मतलब नर बहुत ही छोटा, मादा मादा अत्यधिक लंबी होती है। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लक्षण आ रहे हैं। वयस्क कर्मी श्वेत तथा बेलनाकार व चिकना होता है। वयस्क कर्मी श्वेत होगा, सिलेंड्रिकल होगा और स्मूथ होगा। अगर सिरे पर एक क्यूटिकल युक्त छल्ले यानी क्यूटिकुलर रिंग के मध्य में माउथ उपस्थित होता है, जिसमें यहाँ इधर डायग्राम की तरफ एंटीरियर एंड ऑफ मेल ड्रैकनकुलस जो लिया है, इसमें ये देखिए माउथ दिखाया है। ये क्यूटिकुलर रिंग है, ये देखिए आप इसके बीच में। क्यूटिकुलर रिंग के अंदर 6 स्पष्ट लेबियल पेपिलिया ओस्ट अंकुरकों का एक चक्कर इसके अंदर दिखाया नहीं गया है, दिखाई नहीं देता है, अंदर पाए जाते हैं। क्यूटिकुलर रिंग जो होती है, क्यूटिकल की बनी हुई जो वलय होती है, उसके अंदर 6 क्लियर विजिबल स्पष्ट अंकुरकों, ओस्ट अंकुरकों या लेबियल पेपिली का एक चक्कर और बाहर की तरफ दूसरा चक्कर उपस्थित पाया जाता है। किसका? लेबियल पेपिली का बना हुआ। इसका मतलब 2 लेबियल पेपिली के चक्कर पाए जाते हैं, एक अंदर और एक बाहर, जिसमें ओस्ट अंकुरकों की संख्या कितनी होगी? 6। लेकिन बाहर की तरफ जो पाए जाने वाला जो अंकुरकों का चक्कर होते हैं, उसमें लेबियल पेपिली एक साथ डबल होते हैं। दुहरे अंकुरकों का दूसरा चक्कर होता है। नर का पश्च सिरा वक्रित। अब देखिए, यह है टेल एंड ऑफ मेल इन लेटरल साइड। ये लिया टेल एंड ऑफ मेल का टेल एंड, पुच्छिए सिरा इन पार्श्व सतह से देखा जाए तो ये लिया टेल एंड ऑफ मेल इन वेंट्रल साइड। अदर सतह से देखा जाए तो ये लिया है एंटीरियर एंड ऑफ मेल ड्रैकनकुलस, यानी मेल नर ड्रैकनकुलस जो है उसका अग्र भाग कैसा होता है उसके बारे में ये 3 डायग्राम मैंने आपको लेकर के समझाने का प्रयास किया है। इसके बारे में आगे अब वर्णन आएगा। देखिए, नर का पश्च सिरा वक्रित और मादा का पश्च सिरा सीधा व नुकीला। नर का पश्च सिरा ये देखिए वक्रित है। जब इसको लेटरल साइड से, पार्श्व से देखा जाए तो नर के पश्च वक्र सिरे पर 4 जोड़ी प्री एनल, यानी मादा में तो पाया जाता है एनस और नर में पाया जाता है, ये देखिए आप यहाँ, ये देखिए क्लोएका, ये क्लोएका दिखाया है। और इस क्लोएका से आगे 1 2 3 4 5 6 दिखाई हैं। क्या? जिनाइटल पेपिली। क्या दिखाई हैं? जिनाइटल पेपिली दिखाई, सॉरी, कोपुलेटरी प्री एनल पेपिली। क्या दिखाई है? प्री एनल पेपिली। इसी इधर देखो आप, क्लियर कट दिखाई देगी। बीच वाले डायग्राम की तरफ आइए आप। ये क्लोएका है और क्लोएका से 2 समान आकार की पीनियल सिटी या स्पिक्यूल्स कंटिकाएं निकल रही हैं, जो मादा के वल्वा या यूरोनोजेनिटल अपर्चर या फीमेल जेनिटल अपर्चर को खोलने में मदद करती हैं। इसके आगे की ओर 4 जोड़ी, ये देखिए 4 इधर 4 इधर, 4 पेयर प्री एनल जेनिटल पेपिली। यहाँ सॉरी 6 बोल गया था मैं, गलत बोल गया भूल से, सॉरी। और ये क्या है? क्लोएका। क्लोएका से क्या निकल रही हैं? पीनियल सिटी।
अब क्लोएका के पीछे पोस्ट एनल जेनाइटल पेपिली की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 पेयर पोस्ट एनल जेनाइटल पेपिली, यानी चार जोड़ी प्री एनल और 6 जोड़ी पोस्ट एनल पेपिलिया या अंकुरक उपस्थित होते हैं। एक जोड़ी समान आकार की तंतुरूपी या फिलामेंटस कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स, ये कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स निकल रही हैं। यहाँ भी देखिए आप कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स निकल रही हैं। यहाँ ये देखिए क्लोएका के अंदर से होकर के गुजर रही हैं, और ये दोनों शरीर के अंदर जहाँ होती हैं, यानी टेल में ये कर्वड टेल जो है, यहाँ ये दोनों जो स्पिक्यूल्स होती हैं, कंटिकाएं होती हैं, ये एक आवरण या क्यूटिकुलर या स्पिक्यूलर शीथ द्वारा घिरी हुई होती हैं, जिसको गुबर्नेकुलम या स्पिक्यूलर शीथ कहते हैं। तो कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स और गुबर्नेकुलम यानी स्पिक्यूलर शीथ होते हैं। कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स संख्या 2 और दोनों बॉडी के अंदर होती हैं, तो एक शीथ के द्वारा ये शीथ दिखाया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये राउंडेड स्ट्रक्चर, गोलाकार संरचना यहाँ से चालू किए, जबकि दो स्पिक्यूल्स की उत्पत्ति तो यहाँ से चालू हो गई है और यहाँ से लेकर के शरीर से बाहर खुलती हैं, किसके द्वारा? क्लोएका के द्वारा। फेरिंक्स अब अग्रभाग लेंगे। वयस्क में फेरिंक्स का संकरा अग्रभाग पेशी, ये देखिए माउथ के बाद में ये फेरिंक्स चौड़ा है, जो मस्कुलर है, पेशी होगा, और पश्च भाग, ये जो पश्च भाग जो है ये होगा ग्रंथिल, ग्लैंडुलर होगा। पश्च भाग ग्रंथिल होता है। मादा जनन तंत्र द्विअंडाशी, मादा के अंदर 2 ओवरी होती हैं, 2 गर्भाशय यूटेरस होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट सम्मुख स्थित होते हैं, और दोनों जाकर के वेजाइना में खुलते हैं, और वेजाइना एक वल्वल ओपनिंग द्वारा, एक भग छिद्र के द्वारा, या फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा, या मादा जनन छिद्र के द्वारा शरीर में मध्य अधर भाग में खुलती है। शरीर में मध्य अधर भाग में खुलते हैं। इनके गर्भाशय में भ्रूण भरे रहते हैं, इसलिए मादा विविपेरस होती है, यानी अपरिपक्व, लैंगिक रूप से अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देती है। मादा कर्मी केवल 1 वर्ष और नर 6 माह से अधिक जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। ये ड्रैकनकुलस आपको पता है डाइजेनेटिक है, प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य, द्वितीय प्रपोषी स्वच्छ जल में निवास करने वाला एक क्रस्टेशियन जंतु साइक्लोप्स होता है। प्राथमिक प्रपोषी मनुष्य, द्वितीय प्रपोषी स्वच्छ जलीय क्रस्टेशियन साइक्लोप्स होता है। 2 जातियां बता रहा हूं मैं आपको, जो इंटरमीडिएट होस्ट या मध्यस्थ प्रपोषी की तरह ड्रैकनकुलस के लिए, ड्रैकनकुलस जो निमेटोड जो है पैरासाइट के रूप में, इसकी 2 जातियां पाई जाती हैं, मीजोसाइक्लोप्स ल्यूकार्टाई और दूसरी है मीजोसाइक्लोप्स हाइलियनस। 2 प्रमुख जातियां मध्यस्थ प्रपोषी की तरह कार्य करती हैं। भारत में विशेष तौर से राजस्थान में मीजोसाइक्लोप्स ल्यूकार्टाई मध्यस्थ प्रपोषी की तरह कार्य करती है। ये साइक्लोप्स ही है। साइक्लोप्स की 2 प्रमुख जातियां इंटरमीडिएट होस्ट या द्वितीय होस्ट की तरह कार्य करती हैं, जिसमें इंडिया के अंदर विशेष तौर से राजस्थान के अंदर ल्यूकार्टाई मध्यस्थ प्रपोषी या इंटरमीडिएट या वाहक के रूप में कार्य करती है। किसके लिए? ड्रैकनकुलस के लिए। कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, मैथुन क्रिया कहाँ होगी, निषेचन कहाँ होगा? मैथुन क्रिया कॉपुलेशन आंतर में न होकर के
परपोषी मानव के संयोजी ऊतकों की गहराई में होते हैं, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं? संयोजी ऊतकों की गहराई में पाए जाते हैं। निषेचन हमेशा इंटरनल होगा, क्योंकि कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स होती हैं, और कोपुलेटरी स्पिक्यूल्स होती हैं वो वल्वा को खोल लेती हैं और अपने शुक्राणुओं को अंडा उनके ओविडक्ट के अंदर स्थानांतरित कर देती हैं। नर मैथुन के 4 माह पश्चात मर जाता है। निषेचन आंतरिक होता है और निषेचन करने के पश्चात, मैथुन करने के पश्चात नर की कुल जीवन अवधि 6 माह बताई है। 2 माह में परिपक्व होता है और मैथुन करने के 4 माह पश्चात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियोज इन वाटर। अब जो एम्ब्रियोज बने, भ्रूण जो बने, वो फ्रेश वाटर में कैसे जाएंगे? नहीं तो साइक्लोप्स के शरीर में कैसे प्रवेश करेंगे? क्योंकि साइक्लोप्स तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाला क्रस्टेशियस जंतु है। ग्रेविड यानी अंडपूर्ण मादा कर्मी हाथ, पैर, टांगों, कमर इत्यादि भागों की त्वचा के नीचे स्थानांतरित हो जाती है। अब अंडपूर्ण मादा कर्मी जो है, अंडपूर्ण मादा कर्मी, यहां कर्षी दिखाया कर्मी है, ये कर्मी जो है वो हाथ, पैर, टांगों और कमर इत्यादि भागों की त्वचा के नीचे स्थानांतरित हो जाती है, जो बार बार ठंडे जल के संपर्क में आते रहते हैं, और वो भी स्वच्छ जल। मादा द्वारा एक विषैला पदार्थ स्रवित होता है, जिससे परपोषी या मानव की त्वचा पर एक छाला या ब्लिस्टर उत्पन्न हो जाता है या घाव, छाला पड़ जाता है, जो ठंडे जल के संपर्क में आने पर फट जाता है और फटने पर वहां घाव बन जाता है, और इस घाव से होकर मादा कर्मी के गर्भाशय में स्थित भ्रूण, मादा कर्मी के गर्भाशय के अंदर जो एम्ब्रियोज पड़े हैं, भ्रूण पड़े हैं, वो लगातार 21 दिनों तक जल में स्वतंत्र होते रहते हैं। यानी मादा 21 दिन तक भ्रूणों को स्वच्छ जल में छोड़ती रहती है। गर्भाशय में सभी भ्रूणों के निकल जाने पर वयस्क मादा कर्मी जो है वो सिकुड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ये है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियोज इन वाटर। किस प्रकार से जो भ्रूण होते हैं उनमें भ्रूण जो होते हैं उनका स्थानांतरण जल में होता है, तो इस कारण से होता है। अब एम्ब्रियो की संरचना देखेंगे या एम्ब्रियोज की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक एम्ब्रियो लेते हैं, इनका भ्रूण कुंडलित है, सूत्र जैसी रचना है, सूत्राब तो होंगे ही होंगे, कॉइल्ड होता है। अग्र सिरा गोल, पश्च सिरा पतला। अग्र सिरा गोल है, पश्च सिरा पतला है। भ्रूण की लंबाई 650 से 750 माइक्रो और चौड़ाई 17 से 20 माइक्रोन या माइक्रो होती है, म्यू होती है। 4 से 7 दिनों में, यहाँ एक कंडीशन है, 4 से 7 दिनों के अंदर अगर मीठे पानी में या स्वच्छ जल के अंदर इनके भ्रूण पड़े हैं और साइक्लोप्स या द्वितीय प्रपोषी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं तो ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भ्रूण भी। आगे का भ्रूण में जो परिवर्तन होगा वो साइक्लोप्स के शरीर में होगा। इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट। तो चौथा पॉइंट इसीलिए है क्योंकि आगे का परिवर्तन कहाँ होता है? साइक्लोप्स के शरीर में, और साइक्लोप्स क्या है? सेकेंडरी होस्ट है। साइक्लोप्स द्वारा जल के साथ निगल लिए जाने पर भ्रूण, साइक्लोप्स स्वच्छ जल में रहने वाला है, साइक्लोप्स के शरीर के अंदर जैसे जल प्रवेश करता है उसके साथ में अगर इनके भ्रूण होते हैं, इसके ड्रैकनकुलस के, तो उसके साथ अगर साइक्लोप्स निगल लेता है तो भ्रूण 1 से 6 घंटे के भीतर आहार नाल भित्ति को भेद कर देह गुहा में पहुंच जाते हैं। किसकी देह गुहा में? साइक्लोप्स की बॉडी कैविटी या सिलोम में पहुंच जाते हैं, जहां 2 बार निर्मोचन होता है, 2 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब पुरानी त्वचा उतार दी जाती है और उसके स्थान पे नई त्वचा का आगमन होता है। इसमें वृद्धि होती है, मोल्टिंग, निर्मोचन कहते हैं। 2 बार निर्मोचन होगा तो तीसरा लार्वा बनेगा। एक लार्वा बना, उसमें एक बार मोल्टिंग हुई तो दूसरा लार्वा बना, दूसरी लार्वा में दूसरी बार मोल्टिंग या निर्मोचन हुआ तो तीसरा लार्वा बना। 2 बार निर्मोचन के पश्चात वृद्धि कर लंबे हो जाते हैं और ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। थर्ड जो लार्वल स्टेज है वो सदैव संक्रमणकारी अवस्था होती है। ये प्रक्रिया 2 से 3 सप्ताह में यानी 14 to 21 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। 1 डेज में नहीं, वीक्स में।
2 से 3 सप्ताह में पूरी हो जाती है, यानी 14 to 21 डेज। इन्फेक्शन ऑफ प्राइमरी होस्ट। अब वापिस प्राइमरी होस्ट यानी मनुष्य के अंदर इनका संक्रमण कैसे होगा? मनुष्य हो सकता है बिना छने पानी पिए, बिना गर्म किया हुआ पानी पीता है, और उसके अंदर साइक्लोप्स जिसमें ये संक्रमित अवस्था वाले भ्रूण पड़े हैं, तो साइक्लोप्स बिना छने पानी पीने से या बिना गर्म किए पानी पीने से शरीर में, अपने शरीर के अंदर, मनुष्य के शरीर की आहार नाल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये देखिए, मनुष्य द्वारा संक्रमित जल को बिना छने पीने से भ्रूणों सहित साइक्लोप्स आहार नाल में प्रवेश कर जाते हैं। आहार नाल द्वारा स्रावित विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं आहार नाल की भित्ति में, साइक्लोप्स तो गल जाएंगे, साइक्लोप्स की भित्ति तो गल जाएगी और संक्रमित भ्रूणीय अवस्था मुक्त हो जाएगी। साइक्लोप्स गलने के पश्चात साइक्लोप्स के शरीर के अंदर क्या पड़े हैं? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियोज पड़ी है। अब ये भ्रूण आमाशय की भित्ति, अब अपने आमाशय जो स्टोमक जो होता है उसकी भित्ति को भेद करके रिट्रोपेरिटोनियल संयोजी ऊतकों में, यानी निचले हिस्से के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊतकों में प्रवेश करके वयस्क नर और मादा कर्मी में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? नर और मादा में डेवलप्ड हो जाते हैं। अब ये देखिए, रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल में कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन हुआ, मनुष्य के अंदर हुआ। अब एम्ब्रियोज फ्रेश वाटर में आएंगे, फिर एम्ब्रियोज की संरचना ले ली या एम्ब्रियो की संरचना ले ली, फिर सेकेंडरी होस्ट साइक्लोप्स के शरीर में प्रवेश करते हैं, साइक्लोप्स से वापस प्राइमरी होस्ट में, तो 5 पदों के अंदर इसकी रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब लेते हैं पैथोजेनेसिस, पी ए होगा, पीई नहीं होगा। पैथोजेनेसिस रोग जनकता। मनुष्य में इसका संक्रमण गिनी वर्म रोग या ड्रैकनकुलोसिस नारूबाला रोग कहलाता है। हालांकि इरिडिकेशन हो चुका है। नारूबाला उन्मूलन कार्यक्रम अभियान जो पिछले गत वर्षों में चलाया गया था, उसके बाद लगभग विलुप्त हो चुके हैं, ये खत्म हो चुका है। उसके पश्चात भी ये उत्पन्न हो सकता है। इससे बने छाले के स्थान पर खुजली होती है। इसके अलावा अस्थमा, श्वास, आर्टिकेरिया जिसको पित्ती बोलते हैं, जगह जगह शरीर के ऊपर ब्लिस्टर, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, डायरिया यानी दस्त रोग चालू हो जाते हैं। व्हाट इज ट्रीटमेंट? फिनोथायाजिन और ऑलिव ग्रीन इमल्सन का इंजेक्शन या थायोबेंडाजोल और नाइट्रोथायोजोल का यौगिक अम्लीहार औषधियां इस रोग में प्रभावकारी साबित हुई हैं। या मेट्रानिडाजोल, मोबेंडाजोल युक्त दवाएं भी इस कर्मी को जल्द बाहर निकालने में मदद करती हैं। मेट्रानिडाजोल वैसे प्रोटोजोआ के जो पैथोजेंस होते हैं उसके अंदर काम आती है, और इनमें तो इनका मुख्य जो दवाई होगी वो या तो होगी थायाबेंडाजोल या मोबेंडाजोल होती है। ये मुख्य दवाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट मित्रों, प्रिवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस, यानी सावधानी या बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। इस रोग से बचने के लिए, कौन से रोग से? ड्रैकनकुलोसिस या ड्रैकनकुलियासिस या गिनी वर्म डिजीज से बचने के लिए पीने के जल को रोगियों द्वारा संदूषित होने से बचाना चाहिए। कभी भी फ्रेश वाटर या तालाब, झरने, नदी जो भी है, वहाँ अगर कोई रोग ग्रसित व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो उसके द्वारा वहाँ पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूटेंट होने से बचाना चाहिए। किससे? रोगियों द्वारा संदूषित होने से बचाना चाहिए। पीने के जल को, जो पीने लायक जल है, जल में उपस्थित साइक्लोप्स अगर हैं तो उनको नष्ट करने के लिए टिमीफॉस इमल्सन कंसंट्रेट, कई पुस्तकों में मिलेगा, टिमीफॉस कैपिटल E
सीड कैपिटल का उपयोग करना चाहिए। ये होता है टिमिफॉस इमल्सन कंसंट्रेट का उपयोग करना चाहिए, जिससे द्वितीय प्रपोषी जल में से साइक्लोप्स होता है वो नष्ट हो जाता है। छाना या उबला हुआ जल का ही प्रयोग करना चाहिए यानी पीना चाहिए। इस कर्मी के जीवन चक्र, रोग उपचार के बारे में रोगग्रस्त आबादी को शिक्षित किया जाना चाहिए। ये वे अपने प्रिवेंटिव मेजर्स या सावधानियां या प्रोफाइलेक्सिस एटसेट्रा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।